तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब आपका मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, और मेटल जब कोई सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। आज इस वीडियो में इसी 3 टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। मेटल वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो देखिए, मेटल वाटर से 2 कंडीशन में रिएक्शन करता है। एक बार मेटल वाटर से रिएक्शन करके बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरी कंडीशन में मेटल वाटर से रिएक्शन करके बनाता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ना। अब सवाल ये उठ रहा होगा, किस कंडीशन में मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और किस कंडीशन में मेटल ऑक्साइड बनता है। तो देखिए, मेटल जब आपका किसी कोल्ड या फिर हॉट वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट में मेटल जब आपका स्टीम या फिर वाटर वेपर से रिएक्शन करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये चीज़ है आपका कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम के बारे में ना। फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए, मेटल कोल्ड या फिर हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल आपका स्टीम या फिर वाटर वेपर से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। अब सवाल ये उठता है, कौन कौन से ऐसे मेटल है जो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम या फिर वाटर वेपर से रिएक्शन करते हैं। तो देखिए, जो आपके कुछ मेटल है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ना, ये सब आपके कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके बनाते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आइए इसका रिएक्शन देखते हैं। देखिए, जो आपका पोटेशियम है ये आपका मेटल है। तो पोटेशियम मेटल जब वाटर कैसा होगा, कोल्ड वाटर। पोटेशियम मेटल जब कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है तो बनाता है KOH, जिसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। सेकंड में सोडियम भी आपका एक मेटल है। तो सोडियम जब आपका कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है तो बनाता है NaOH, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, और प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है ना। तो इन दोनों रिएक्शन में हमें क्या चीज़ देखने को कॉमन मिल रहा है। तो देखिए, ये जो कॉमन चीज़ है इन दोनों में, मेटल आपका वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। इन दोनों में हाइड्रोजन गैस जो है वो कॉमन है। अब आपको बता दें कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही आपका बेस होता है। क्यों? क्योंकि बेस का मतलब होता है ऐसा कोई कंपाउंड जो OH माइनस दे। तो KOH और NaOH में OH माइनस कॉमन है, तो इस वजह से ये दोनों बेस का फॉर्मेशन करते हैं। सिमिलरली कैल्शियम भी आपका मेटल होता है। कैल्शियम जब कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है तो बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये तीनों ही मेटल आपके कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके आपके मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो आपका सोडियम और पोटेशियम होता है, ये जो दोनों मेटल है वाटर के साथ बहुत ही वायलेंटली, बहुत ही तेज़ी के साथ, धमाके के साथ रिएक्शन करते हैं। और जब आप कोई मेटल वाटर से रिएक्शन करता है और ये रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि सोडियम पोटेशियम वाटर से रिएक्शन करते हैं तो जो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि इस रिएक्शन में हीट निकलता है। तो हीट निकलने की वजह से क्या होता है, तो इस रिएक्शन में जब आपका हाइड्रोजन गैस निकला हुआ था ना, तो इस हीट की वजह से उस हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। आग लगने की वजह से क्या होता है, एक बहुत बड़ा धमाका होता है ना। तो जब आपका रिएक्टिव मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है, धमाका कह सकते हैं कि आग लग जाता है। क्यों आग इसलिए लगता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, इसमें क्या होता है, हीट की वजह से आग लग जाती है। आग लगने की वजह से क्या होता है, वो बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। तो इसलिए कहते हैं रिएक्शन आपका वायलेंटली है। लेकिन जब आपका कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन इतना ज़्यादा वायलेंट नहीं होता इसमें, यानी कि इसमें कोई धमाका नहीं लगता, कोई आग नहीं लगता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कैल्शियम आपके वाटर से रिएक्शन करता है तो जो इसमें हीट निकलता है वे हीट इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती कि हाइड्रोजन गैस में वो आग लगा सके ना। तो इस वजह से जो आपका कैल्शियम का वाटर से रिएक्शन है ये लेस वायलेंट है। और अब देखो, अगर आग नहीं लगती तो क्या होता है, तो देखो क्या होता है, कैल्शियम जब वाटर में हम लोग डिप करते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, ये जो हाइड्रोजन गैस कैल्शियम में बबल्स के फॉर्म में स्टिक होते हैं। स्टिक होने की वजह से क्या होता है, कैल्शियम जो होता है वाटर के ऊपर ऐसे ही फ्लोट करता रहता है। तो हमने देखा कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये तीनों ही मेटल वाटर के साथ डिफरेंटली आपका बिहेव करते हैं। तो अब देखिए, जो आपका मैग्नीशियम मेटल होता है ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता।
जो कि आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब थे आपके रिएक्टिव मेटल थे। मैग्नीशियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता उनके कंपैरिजन में, तो मैं इसलिए मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता। अगर मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता तो किससे करता है? तो मैग्नीशियम मेटल आपका जो होता है वो हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है। तो जब मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर से रिएक्शन करता है तो वो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस, मतलब रिएक्शन सेम है, बस कंडीशन अलग हो गया है। उस वाले केस में आपका मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहा था, इस रिएक्शन में मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहा है ना। तो देखिए आपका जो मैग्नीशियम होता है वो हॉट वाटर से रिएक्शन करता है और बनाता है MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और साथ में गैस, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होता है, यानी इस रिएक्शन में भी हीट निकलता है, लेकिन इस रिएक्शन में भी हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती जो हाइड्रोजन गैस निकला उसमें आग लग जाए। तो आग ना लगने की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो मैग्नीशियम के मेटल के सरफेस पे बबल्स फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम वाटर में फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। तो आपका कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये चारों मेटल वाटर के साथ अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन करते हैं। जो आपका सोडियम और पोटेशियम होता है कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है और आग लग जाती है। कैल्शियम आपका कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है लेकिन इसमें आग नहीं लगती। मैग्नीशियम आपका हॉट वाटर से रिएक्शन करता है लेकिन इसमें भी आग नहीं निकलता, क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती कि ये हाइड्रोजन गैस में आग पकड़ ले। अब देखिए कुछ ऐसे मेटल हैं जो आपके नहीं कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं और नहीं हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। ये तीनों ऐसे मेटल हैं जो आपके कोल्ड और हॉट वाटर दोनों से ही रिएक्शन नहीं करते। अगर ये नहीं कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, नहीं हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं, तो किससे करते हैं? तो ये लोग आपके स्टीम यानी कि वाटर वेपर से रिएक्शन करते हैं। तो मैंने बताया था जब कोई मेटल स्टीम या फिर वाटर वेपर से रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, ये बनाता है मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ये तीनों ही आपके स्टीम यानी कि वाटर वेपर से रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो आइए देखते हैं कि इसका केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए जब आपका एल्युमिनियम मेटल स्टीम से रिएक्शन करता है यानी कि वाटर वेपर से रिएक्शन करता है तो बनाता है Al2O3 का ऑक्साइड, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही आपका जिंक वाटर वेपर से रिएक्शन करता है, बनाता है ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड लास्ट में आपका है आयरन, ये भी आपका वाटर वेपर से रिएक्शन करता है और बनाता है Fe3O4 टाइप का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें लिखा है कि आयरन सेकंड और आयरन थर्ड ऑक्साइड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आयरन जो इसमें है ये 2 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन एक बार +2 के फॉर्म में है ऑक्सीजन के साथ, एक बार आयरन +3 के फॉर्म में है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इसको लिखा गया है आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड रोमन नंबर में। तो हम लोगों ने देखा कि एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये तीनों ही वाटर से रिएक्शन करके अलग अलग टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं। एल्युमिनियम आपका Al2O3 का ऑक्साइड बनाता है, जिंक आपका ZnO टाइप का ऑक्साइड बनाता है और आयरन आपका Fe3O4 टाइप का ऑक्साइड बनाता है। लेकिन इन तीनों रिएक्शन में कॉमन क्या है? ये तीनों रिएक्शन में कॉमन ये है कि सारे के सारे मेटल स्टीम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो चाहे आपका मेटल हॉट वाटर से रिएक्शन करे, मेटल चाहे कोल्ड वाटर से रिएक्शन करे या फिर मेटल आपका वाटर वेपर से रिएक्शन करे, तीनों में कॉमन चीज़ क्या है? आपका हाइड्रोजन गैस आपका कॉमन होता है। तो देखिए आपके एनसीईआरटी में ये फिगर दिया गया होगा। ये फिगर में क्या लिखा है? एक्शन ऑफ स्टीम ऑन ए मेटल, किसी मेटल पर स्टीम यानी कि वाटर वेपर पर का क्या असर पड़ता है। तो हम लोगों ने अभी पढ़कर आया है कि मेटल स्टीम यानी कि वाटर वेपर से रिएक्शन करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस ना। तो इसी रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करना चाहता है इस फिगर के थ्रू। तो देखिए इस फिगर में क्या क्या चीज़ दिया गया है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिखा है मेटल सैंपल। किस चीज़ का मेटल का सैंपल इसमें लिया है? आपका लिखा है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक ETC, ये सब मेटल का सैंपल लिया गया है। मतलब ये जो आपका मेटल का सैंपल है इसमें आयरन हो सकता है, एल्युमिनियम, जिंक, तीनों में से कोई भी एक मेटल आप यूज़ कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए। और साथ में इस टेस्ट ट्यूब के एकदम लेफ्ट साइड में लिखा है ग्लास वूल सोक्ड इन ए वाटर, यानी कि इसमें हम लोगों ने कॉटन का वूल मतलब कॉटन ले लिया, उस कॉटन को हम लोगों ने वाटर में डिप करके इसमें रख दिया गया। अब इससे होगा क्या? अब इससे ये होगा कि जब इस बर्नर की हेल्प से हम इस वूल को हीट करेंगे तो क्या होगा? जो इसमें वाटर एब्जॉर्ब हो गया है, ये वाटर आपका लिक्विड से वाटर वेपर यानी कि स्टीम
का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। तो जब स्टीम इसमें से निकलेगा तो जो हम लोगों ने मेटल का सैंपल रखा हुआ है, इस मेटल के सैंपल से ये पास होगा। तो मेटल का सैंपल और ये आपका स्टीम, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, इस मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी जिसे हम लोग मेटल ऑक्साइड कहते हैं, और साथ में बनेगा हाइड्रोजन गैस। अब जो हाइड्रोजन गैस होगा तो ये हाइड्रोजन गैस इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू इसमें जाएगा जो हम लोगों ने वाटर बना के रखा हुआ है। तो जैसे ही आपका ये हाइड्रोजन गैस इस डिलीवरी ट्यूब यानी कि पतली से पाइप में जाता है वाटर में, तो हम देखेंगे कि वाटर में बबल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। ये जो बबल्स है ये बताता है कि जो आपका मेटल से गैस निकला है ये आपका हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस इस मेटल से रिएक्शन करता है और बबल का फॉर्मेशन करके इस टेस्ट ट्यूब के एकदम ऊपर वाले हिस्से में जाके कलेक्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आपका हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में मेटल ऑक्साइड भी बन रहा है। इसी चीज़ को एनसीईआरटी ने आपको डिपिक्ट किया है। तो देखिए, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये कुछ ऐसे मेटल है जो वाटर से किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करते। इसका मतलब लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये आपके नहीं स्टीम से रिएक्शन करते हैं, नहीं कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, नहीं हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं। यानी कि इनकी रिएक्टिविटी वाटर के लिए बिल्कुल ज़ीरो है, यानी ये वाटर से रिएक्शन करते ही नहीं किसी भी केस में ना। तो अब तक जितना हम लोगों ने मेटल का वाटर से अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन किया है, आइए उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने देखा कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये तीनों मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहे थे, जिसमें से सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके इसमें आग लग जाती थी। लेकिन कैल्शियम जो होता था ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन तो करता था लेकिन इसमें कोई भी आग नहीं लगती थी। इसका मतलब क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये तीनों ही कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं। तो हमने देखा किसी में आग लग रही है, किसी में आग नहीं लग रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ही कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी वजह से कैल्शियम का कोल्ड वाटर से रिएक्शन करने पर आग नहीं लगता था, जबकि सोडियम पोटेशियम में आग लग जाती थी। आग लगने का मतलब ये है कि सोडियम पोटेशियम ये दोनों ही कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ना। अब हमने देखा था कि मैग्नीशियम था वो आपका कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहा था, वो कर रहा था हॉट वाटर से रिएक्शन, लेकिन इस केस में भी आग नहीं लगता था। तो अब हमने देखा कि कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता था, आग नहीं लगता। मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्शन करता है लेकिन इसमें भी आग नहीं लगता। तो दोनों में फ़र्क ये है कि कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहा है। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम में रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो कैल्शियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम से। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर यानी कि लो टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर ले रहा है, जबकि मैग्नीशियम को वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने पर यानी वाटर को हॉट करने पर रिएक्शन करता है। तो इस वजह से कैल्शियम आपका मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब बात करते हैं एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। ये तीनों ही हमने देखा था कि स्टीम यानी कि वाटर वेपर से रिएक्शन करते हैं। इसका मतलब ये तीनों ही आपके सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इन सबसे कम रिएक्टिव है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि आपका लीड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये वाटर से किसी भी कंडीशन में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इनकी रिएक्टिविटी सारे मेटल से सबसे कम है। तो हर मेटल की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है वाटर के लिए। कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वाटर के लिए, कोई कम रिएक्टिव होता है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक सीरीज़ बनाई गई जिसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ के नाम से जानते हैं। तो इस सीरीज़ में क्या होता है, इस सीरीज़ में हम लोग मेटल को उसके रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो जो आपका सबसे रिएक्टिव मेटल होता है वो एकदम ऊपर होता है, जो सबसे कम यानी कि लीस्ट रिएक्टिव होता है वो सबसे नीचे होता है। तो हम लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि पोटेशियम आपका सबसे ऊपर है। इसका मतलब पोटेशियम इन सारे मेटल से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसे ही अरेंज किया गया है। तो इससे एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि आपका जो पोटेशियम मेटल है पूरे मेटल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और जो आपका गोल्ड है पूरे मेटल में सबसे कम रिएक्टिव है ना। तो इन सब रिएक्शन को करके ये एक्सपेरिमेंटली आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाया गया है, जिससे हम लोग बता सकते हैं कौन सा मेटल किसी मेटल के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कितना कम रिएक्टिव है। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वह है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो देखिए, जब मेटल आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस।
डाइल्यूट एसिड में आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं ना। तो मेटल आपका डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है, बनाता है सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से मेटल हैं जो आपके डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और गैस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए आपका जो मैग्नीशियम होता है ये आपका मेटल है। मैग्नीशियम मेटल जब आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो बनाता है MgCl2 जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो आपका जो मैग्नीशियम क्लोराइड है ये आपका मैग्नीशियम का सॉल्ट है और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है ना। तो हमने देखा कि इस वाले केस में भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई मेटल ऐसे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है जिसके पास हाइड्रोजन एलिमेंट है तो उसमें से वो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। तो मैग्नीशियम आपका एक रिएक्टिव मेटल है और एक रिएक्टिव मेटल जब हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में इवॉल्व करता है। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में दिख रहा है। तो नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम मेटल जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है AlCl3 टाइप का सॉल्ट जिसे हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही आपका जिंक मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है ZnCl2 जिसे हम लोग जिंक क्लोराइड कहते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आपका है आयरन आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है FeCl2 जिसे हम लोग आयरन सेकंड क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कहते हैं होता है। इसमें लिखा है आयरन सेकंड क्लोराइड। इसका मतलब है ये है कि आयरन जो है आपका +2 के फॉर्म में है Cl के साथ, इसलिए लिखा गया है आयरन सेकंड क्लोराइड। तो सारे के सारे इसमें जो मेटल है ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। हर मेटल अलग अलग टाइप का सॉल्ट बनाता है लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस कॉमन होता है। मैग्नीशियम आपका MgCl2 का सॉल्ट बनाता है, एल्युमिनियम AlCl3 का सॉल्ट बनाता है, ZnCl2 का सॉल्ट बनाता है और आयरन आपका FeCl2 टाइप का सॉल्ट बनाता है। ये थी आपका मेटल विद डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन। तो आपके बुक में एक लाइन दिया है, इसमें लिखा है कि द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वॉज द फास्टेस्ट इन केस ऑफ मैग्नीशियम। कह रहा है कि मैग्नीशियम जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो उसमें जो बबल का फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से देखने को हमें मिला। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नीशियम है वो सारे अदर मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उसमें हाइड्रोजन गैस ज़्यादा बन रहा है। हाइड्रोजन गैस ज़्यादा बनने की वजह से उसमें बबल्स का फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो रहा है। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो आपका मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन जिंक एंड जिंक इज़ मोर रिएक्टिव दैन आयरन। इन चारों मेटल में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये आपस में इस आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। मैग्नीशियम सबसे रिएक्टिव है, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। इसलिए क्योंकि इसमें बबल्स का फॉर्मेशन तेज़ी से देखने को मिल रहा है। फिर आपके बुक में एक और लाइन दिया गया है, लिखा है कि नो बबल्स वर सीन इन केस ऑफ कॉपर विच शोज़ दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। कह रहा है कि जब हम कॉपर को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप करते हैं तो हमें कोई भी बबल्स का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉपर होता है ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो कॉपर को जो हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कोई भी हमें प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब ये कॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता ना। यानी कि कॉपर जो होता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन इन सब से कम रिएक्टिव है एसिड के कंपैरिजन में रिएक्शन में। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। मतलब मेटल जब आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। तो देखिए मेटल आपका डाइल्यूट HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट, वाटर और N2O बना सकता है, NO बना सकता है या फिर NO2। इन तीनों में से कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल HNO3 के साथ रिएक्शन करता है ना। तो हमने देखा कि इस केस में मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बना रहा है बल्कि सॉल्ट प्लस वाटर प्लस N2O ये सब बना रहा है। तो सवाल ये उठता है कि डाइल्यूट HNO3 भी एक एसिड है, इससे अगर मेटल रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनाता ना। तो देखिए इसके पीछे की कहानी क्या है। इसमें लिखा है कि हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। मेटल
जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, इसका रीज़न भी लिखा है। इसमें लिखा है कि बिकॉज HNO3 इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। इसका मतलब ये है कि इट ऑक्सीडाइज द H2 to H2O। इसमें भी आपका मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन आपका HNO3 होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये H2 को ऑक्सीडाइज कर देगा H2O में। ऑक्सीडाइज का मतलब H2 को ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ा है क्लास चैप्टर नंबर 1 में कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। तो इसमें H2 में ऑक्सीजन ऐड होकर H2O बन गया है, तो नाइट्रिक एसिड ने H2 को ऑक्सीडाइज कर दिया है। इस वजह से यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस नहीं देखने को मिलता, बल्कि हमें वाटर देखने को मिलता है ना। तो सवाल बन सकता है ऐसा कौन सा एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्शन करके आपका हाइड्रोजन गैस नहीं देता, तो वो कौन सा एसिड है, वो है आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ना। तो आइए कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि जिंक मेटल जब आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है ZnNO3 का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग जिंक नाइट्रेट कहते हैं। साथ में वाटर बनाता है और N2O बनाता है ना। तो जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, इसमें पढ़ाता है सॉल्ट, वाटर और नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड। तो जिंक मेटल के साथ ये ZnNO3 का होल ट्वाइस का सॉल्ट बनाता है, जिसे हम लोग जिंक नाइट्रेट कहते हैं। और नाइट्रोजन में कौन सा ऑक्साइड बनाता है, N2O, जिसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। और ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये आपका दूसरा नाम होता है इसका डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन मतलब दो नाइट्रोजन, मोनो मीन्स एक, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। डाई नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड इसका नाम है। और इसके एक और नाम से जाना जाता है लॉफिंग गैस। तो N2O को लॉफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि N2O अगर हमारे बॉडी में चला गया तो हमें बिना किसी जोक के हंसी आने लगती है, इसलिए इसका नाम लॉफिंग गैस रखा गया है। सेम ऐसे ही जब हम लोग आयरन का रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये बनाता है FeNO3 का होल ट्राइड, जिसे हम लोग बोलते हैं आयरन थर्ड नाइट्रेट। साथ में वाटर बनता है और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोगों ने देखा कि चाहे आप जिंक हो चाहे आपका आयरन हो, ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है और N2O बना रहा है। इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं मिलता, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को आपका नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में, इसलिए हाइड्रोजन गैस की जगह हमें वाटर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अगर हम नाइट्रिक एसिड को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दें, यानी नाइट्रिक एसिड में हम वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा दें, तब अगर मेटल रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो देखिए, मेटल जब बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इससे पहले हम लोगों ने लिया था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो उसमें हमें सॉल्ट और वाटर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा वेरी डाइल्यूट HNO3 लेंगे, यानी कि इस एसिड में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, एसिड क्वांटिटी कम होगी, तो यहाँ पर हमें नॉर्मल केस देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। अब ऐसा क्यों? देखिए, जो आपका वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो जाती है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन गैस निकलता है इस रिएक्शन में, उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा तो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इस वजह से आपका वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, मैग्नीशियम जब आपका वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है MgNO3 का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग मैग्नीशियम नाइट्रेट कहते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही आपका जब मैग्नीज नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है MnNO3 का होल ट्वाइस, जिसे हम लोग मैग्नीज नाइट्रेट कहते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है ना। तो जब हम वेरी डाइल्यूट HNO3 लेंगे तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होता है, तो हमें नॉर्मल रिएक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस मिलता है देखने को। यही था आपके रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। तो हम लोगों ने देखा मेटल जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, और वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है। अब आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल जब किसी सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है। तो देखिए, जब आपका मेटल A सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B से रिएक्शन करता है तो बनाता है सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B। आई नो इस
थ्योरी से आप लोग को ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे तो और ये भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। इसमें जो आपका लिखा है कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कह रहा है कि जब किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में कोई मेटल है, उससे अगर कोई मेटल रिएक्शन करता है तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला मेटल लेस रिएक्टिव वाले मेटल को अलग कर देता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका मेटल ए है वो मेटल बी जो कि सॉल्यूशन के साथ है वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए मेटल ए मेटल बी को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से। आइए एक एग्जांपल समझते हैं तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए हम लोगों ने एग्जांपल में लिया है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आपका कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन है, यानी कि इस सॉल्ट के सॉल्यूशन में कॉपर जो है आपका मेटल है। इसका अगर रिएक्शन करा रहे जिंक के साथ, जिंक भी आपका मेटल है तो क्या होता है, जिंक आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर सल्फेट में से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है और बना लेता है ZnSO4 प्लस जो कॉपर होता है वो सॉल्यूशन में अलग हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि एक मेटल दूसरी मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस किया, किसने, जिंक ने कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से अलग कर दिया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जिंक जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। इस रिएक्शन को हम लोग चैप्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं और चैप्टर 3 में भी पढ़ चुके हैं ना, तीनों कॉमन है। ये कौन सा टाइप के रिएक्शन है, ये आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है तो उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है कुछ इस तरीके से ना। तो जिंक जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाता है तो ब्लू कलर से कलरलेस हो जाता है, क्योंकि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। आइए एक और रिएक्शन देखते हैं। जब हम लेते हैं आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन, आयरन सल्फेट आपका ग्रीनिश सॉल्यूशन होता है ना, तो जब ग्रीन कलर के आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में हम लोग जिंक मेटल को डिप करते हैं तो क्या होता है, जिंक जो कि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में से जिंक जो होता है आयरन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह लेके बनाता है ZnSO4, जिसे हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फेट प्लस आयरन जो होता है वो अलग हो जाता है। तो जो आपका आयरन सल्फेट है ग्रीनिश कलर का होता है, लेकिन जिंक से रिएक्शन करने के बाद जब जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 बनाता है तो वो आपका कलरलेस हो जाता है, क्योंकि जिंक सल्फेट आपका कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो इस रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये एक तरीके का मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ये तीनों ही चैप्टर में कॉमन है, तो आपको ये चीज़ तो आनी चाहिए पहले से ही। ऐसे ही जब हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन रॉड को डिप करते हैं तो आयरन जो होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके बनाता है FeSO4, जिसे हम लोग आयरन सल्फेट कहते हैं, और कॉपर जो होता है वो अलग हो जाता है ना। तो जो कॉपर सल्फेट होता है ये आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, जैसे इस इमेज में देख सकते हैं। तो आपके लेफ्ट साइड में टेस्ट ट्यूब है, ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और उसमें हम लोगों ने आयरन नेल यानी कि आयरन के किल को उसमें डिप कर दिया है। तो कुछ देर बाद हम देखेंगे जो ब्लू कलर का आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो आपका लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लेफ्ट वाला जो आप राइट वाला जो आपका टेस्ट ट्यूब है वो आपका बता रहा है कि जो ब्लू कलर से ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे इस वजह से होता है क्योंकि आयरन जो होता है वो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके बना लेता है आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ग्रीनिश कलर का होता है। इस वजह से ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन करके आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो आपका किल होता है वो किल आपके निकालने के बाद देखेंगे उस पर ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है। जो कॉपर इसमें रिएक्शन में अलग होता है वो कॉपर होता है वो आयरन पे जाके एक कोटिंग बना लेता है, वहीं पे जाके जम जाता है ना। तो हम लोगों ने देखा कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और यानी कि मेटल जब सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है। तो हमेशा याद रखिएगा एक मेटल दूसरे मेटल को तभी डिस्प्लेस करेगा जब पहला मेटल दूसरे मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो कैसे पता कौन सा मेटल किस मेटल से कितना रिएक्टिव है, उसके लिए बनाया गया है रिएक्टिविटी सीरीज़, जैसे कि मैंने पहले भी बात किया था ना। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम लोग देख सकते हैं कि आपका जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन उससे कम रिएक्टिव है, कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है ना। तो कॉपर को कौन से मेटल इसमें डिस्प्लेस कर सकते हैं? कॉपर के ऊपर जितने भी मेटल है, लीड है, आयरन है, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे मेटल कॉपर को डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे मेटल कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और कॉपर के नीचे जो है आपका मरकरी,
सिल्वर, गोल्ड, ये कॉपर के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके कॉपर से कम रिएक्टिव होते हैं। तो यही सब बात थी इस वीडियो में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।